बारिश कम हुई, अगले साल भी बारिश कम हुई, अगले साल भी बारिश कम हो गई। तो पहले साल जो बारिश कम हुई है, इस कम बारिश की भरपाई कहाँ से हो जाती है? नदियों से हो जाती है, तालाब के जल से हो जाती है, भूमिगत जल से होने लगती है। भाई लोग ट्यूबवेल का ज़्यादा प्रयोग कर लेंगे, नहरों का ज़्यादा प्रयोग कर लेंगे, नदियों के पानी का ज़्यादा प्रयोग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रभाव ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एक साल अगर बारिश थोड़ी सी कम हो गई तो बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। शुष्कता, ड्राइनेस उत्पन्न जरूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साल कम बारिश हो गई और पूरे देश में अकाल पड़ गया, ऐसा नहीं होता है। मौसमी सूखे की जब दशा लगातार बनी रहे तो फिर अगली बार क्या होता है कि जलीय सूखे की दशा अब उत्पन्न हो जाती है। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट जिसको कहते हैं, जलीय सूखा। जलीय सूखा में क्या होता है भाई? तो जलीय सूखा का मतलब यह हुआ कि अब हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट का मतलब होता है कि जब जल स्रोत सूखने लगते हैं। जल स्रोत दो तरह के होते हैं, एक सतही और दूसरा भूमिगत। तो ऐसे कल्पना करिए कि बारिश के दिनों में बारिश कम हुई। जब बारिश कम हुई तो लोगों की डिपेंडेंसी नदियों पर, झीलों पर, तालाबों पर बढ़ जाएगी। यहां से जल का दोहन, जल का उपयोग बढ़ने लगेगा, और जल का दोहन और जल का उपयोग जब इस जगह से बढ़ने लगेगा तो सतही जल स्रोत सूखने लगते हैं, उनमें जल की कमी होने लगती है। परिणाम स्वरूप सतही जल सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सतही जल सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब सतही जल के स्रोत सूख जाते हैं, उसके बाद लोग क्या करेंगे? नीचे के पानी का दोहन करना शुरू कर देते हैं, नीचे से पानी निकालना शुरू कर देते हैं, मोटर पंपिंग करना शुरू कर देते हैं, हैंडपंप का प्रयोग शुरू कर देते हैं, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का प्रयोग शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो भूमिगत जल है उसका वाटर टेबल जो होता है, वाटर लेवल जो होता है, वह वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकने लगता है, खिसकने लगता है, जाने लगता है। और भूमिगत जल स्रोत भी अब धीरे धीरे जलाभाव से गुजरने लगते हैं। तो भूमिगत जल में जब कमी आती है तो उसे कहते हैं भूमिगत जल सूखा, या इसको कहा जा सकता है भौम जल सूखा। सबसे पहले वर्षा कम हुई, फिर नदियां सूखी, फिर नीचे का पानी कम होना शुरू हो गया, तो मौसमी सूखा, फिर जलीय सूखा। जलीय सूखे में अगर आपसे कोई पूछे तो दो तरह का होता है, सतही जल सूखा और भूमिगत जल सूखा। तो दो तरह के सूखे हो गए। बाद जब जलीय सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो अब क्या होता है कि जो खेत में खड़ी फसल है, खेत में खड़ी फसल है, वह जल के अभाव में मरने लगती है, मुरझाने लगती है। कई बार आपने देखा होगा, एक खेत है, उसमें एक फसल है, अच्छी खासी लंबाई तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अचानक से देखा गया कि गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल की जो बालियां होती हैं उसमें गेहूं के दाने लगे ही नहीं। दाने लगे तो बहुत कमजोर लगे, बहुत खराब लगे, बहुत बेकार, बहुत स्वस्थ दाने नहीं लगे। हो सकता है कि जब ये दाने लग रहे थे, फल फूल रहे थे, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है और उसको न्यूट्रिशन मत दीजिए, उसको उसके पोषक तत्व ना मिले तो बच्चा क्या हो जाएगा? कुपोषित हो जाएगा। ऐसे ही इनमें जब पानी की मात्रा घट जाती है तो खेत में खड़ी फसलें खराब हो जाती हैं, सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं, मर जाती हैं। ऐसी कंडीशन को कहते हैं सूखा। तो कृषि सूखा क्या कंडीशन है? एग्रीकल्चरल ड्राउट क्या है? जब पानी की कमी इस स्तर तक पहुंच जाए, जब जल की कमी इस स्तर तक पहुंच जाए कि खेत में खड़ी फसलों को पर्याप्त जल की आपूर्ति ना हो पाए, तो उस स्थिति को कहते हैं कृषिगत सूखा या कृषि सूखा, एग्रीकल्चरल ड्राउट।
एग्रीकल्चरल ड्राउट जब लंबे समय तक यही शुष्कता की कंडीशन सस्टेन रहती है, आगे बढ़ती रहती है, तो अब क्या होगा इसको देखिए। अब धीरे धीरे जो मिट्टी की नमी थी, मिट्टी की नमी थी, मिट्टी का जो मॉइस्चर था, जो सॉइल मॉइस्चर जिसको कहते हैं, सॉइल वाटर कहते हैं, तो सॉइल मॉइस्चर बैलेंस बिगड़ने लगेगा। मृदा आर्द्रता संतुलन जिसको कहा जाता है वो डिसबैलेंस होने लगेगा, इम्बैलेंस होने लगेगा, असंतुलित होने लगेगा, यानी कि उसमें से आर्द्रता की मात्रा कम होने लगेगी। इतनी कम हो जाएगी कि मिट्टी में दरारें पड़ जाएंगी, खेतों में दरारें पड़ जाएंगी और मिट्टी के कण आपस में चिपक नहीं पाएंगे। भाई चिपकने के लिए उनके पास पानी का होना जरूरी है, स्टिकनेस होना जरूरी है। अब जब मिट्टी के अंदर पानी रहेगा ही नहीं तो मिट्टी के कण बिखर जाएंगे, और जब मिट्टी के कण बिखर जाएंगे तो वह कृषि कार्य को सपोर्ट ही नहीं कर सकते। उसको कहते हैं मृदा सूखा। मृदा सूखा। मृदा सूखा के बाद जो कंडीशन उत्पन्न होगी, यह काली भयावह रात की कंडीशन उत्पन्न होगी। कृषि सूखा में उत्पादन कम हो गया है, उत्पादन ही नहीं है, अनाज ही नहीं है, तो समाज में दुर्भिक्ष की उत्पत्ति, दुर्भिक्ष की जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और समाज त्राही करने लगता है। अनाज नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लोग भूख से मरने लगेंगे, जीव जंतु जो हैं वो परेशान होने लगेंगे। ऐसी कंडीशन को कहते हैं सामाजिक आर्थिक सूखा। और यह कंडीशन जब बदतर हो जाती है, बहुत खतरनाक हो जाती है, बहुत एडवर्स हो जाती है, तब क्या होगा? सूख गए, मिट्टी की नमी सूख गई, पेड़ पौधों की जितनी नमी थी हवाओं ने उड़ा ली, वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो गया, पेड़ों में दरारें पड़ जाती हैं, पत्ते सब पीले पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, पेड़ अपनी ज़िंदगी सस्टेन नहीं कर पाते हैं, घास सूख के मरने लगती है, जल स्रोत सूख चुके हैं, मिट्टी चाटने से भी अब जानवरों को पानी की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो क्या होगा कि पूरा का पूरा इलाका ही मरुभूमि जैसा दिखाई देने लगेगा, उजाड़ हो जाएगा, उजाड़ जिसे कहते हैं ना, भूतहा, उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जानवर मरने लगेंगे भूख से, प्यास से, पानी के अभाव में। लोग तो पलायन कर जाते हैं, जो चलने फिरने लायक लोग हैं वो तो फिर भी अपनी एक जगह से दूसरी जगह पलायन करके चले जाते हैं, लेकिन जानवर कहाँ जाएंगे? तो ईश्वर से प्रार्थना करके, ईश्वर पे भरोसा करके, ईश्वर के सुपुर्द करके जानवरों को लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, और जीव जंतु, पर्यावरण, पारिस्थितिकी सब कुछ तबाह हो जाती है। वैसी कंडीशन को कहते हैं पारिस्थितिकी सूखा, मतलब सब कुछ खत्म। ड्राउट या पारिस्थितिकी सूखा। तो ये सूखे के ये चरण हैं। चरण। तो जब कभी आपसे सूखा पूछा जाए तो सूखे को इसी इसी सीक्वेंस में लिखना चाहिए आप। वाटर डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई ऑफ वाटर, द कंडीशन मे बी ऑफ ड्राउट। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्यास लगी है, एक गिलास पानी नहीं मिला तो आप मर तो नहीं जाएंगे तुरंत, ऐसी स्थिति तो नहीं आती है। लेकिन लगातार आपको प्यास लगती रहे और पानी ना मिले तो बेचैनी होगी, बेचैनी होगी, अंततः मृत्यु हो सकती है। वहां पहुंचने से जितना पहले इसको मैनेज कर लें, इसका प्रबंधन कर लें, वो बेहतर हो। अब देखते हैं, मौसमी सूखे का तो कारण हम लोगों ने देख लिया था, जलीय सूखे का भी मोटा मोटी कारण हम लोगों ने देख ही लिया है। बाकी देखते हैं कि क्या क्या और क्या कारण हो सकता है भारत में सूखे का। एक तो हो ही गया है, वर्षा में कमी। वर्षा की कमी को हम लोगों ने देख ही लिया है। दूसरा है
जल का अपव्यय गलत फसलों का चयन निर्वनीकरण बांधों का निर्माण रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि इसको कहेंगे हिंदी में ग्रामीण विद्युतीकरण अत्यधिक पशुपालन सौंदर्यीकरण एक महत्वपूर्ण और फैक्टर है, हालांकि यहाँ पे लिखना उसको ठीक नहीं है, वहाँ इसको लिखिए इस जगह पर कहीं जगह पर आना चाहिए। मैं ये पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा इस पॉइंट को ऊपर कर लीजिएगा। रेन हार्वेस्टिंग की कमी, ये सारे कारण हैं सूखे के, ये सारे फैक्टर्स हैं जो सूखे को प्रभावित करने का काम करते हैं। कमी आप समझ ही रहे हैं कि हमारे यहाँ साल भर में 365 दिन होते हैं, मतलब दुनिया में होते हैं 365 दिन में हमारे यहाँ लगभग 100 दिन के अंदर ही 80% तक वर्षा हो जाती है, इसलिए समस्या हो जाती है। बाकी के 250 दिन ऐसे ही रहते हैं, तकरीबन 265 दिन के आसपास वर्षाहीन रहते हैं। तो अगर 365 दिन का भोजन आपको 100 दिन में ही दे दिया जाए, 3 दिन का भोजन एक ही दिन में दे दिया जाए, तो आप बाकी के 2 दिन क्या हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। जल का अपव्यय आपने देखा होगा, लोग बहुत निर्मम तरीके से, निर्मोही तरीके से जल को खर्च करते हैं तो फिर नहाते ही है। पानी नल से टपक रहा है, टपक रहा है, टंकी लीक कर रही है, लीक कर रही है, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है। तो जल सिंचाई में भी ऐसे ही है, घर में भी ऐसे ही है, कपड़े धोने में लगे हुए हैं तो लग रहा है पड़ोसियों का भी पानी खर्च कर देंगे, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो जल का अपव्यय करना जल संकट का एक बहुत बड़ा कारण है। फसलों का चयन, हम वैसी फसलों का चयन कर लेते हैं उन इलाकों में जिन इलाकों में उन फसलों का चयन नहीं करना चाहिए। जैसे राजस्थान के इलाके चावल की खेती के लिए नहीं बने हैं, पंजाब के इलाके चावल की खेती के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि वहां पर वर्षा का जो वितरण है वो इस तरह से है कि वहां पर गेहूं की फसल उगाई जाए, न कि चावल की उगाई जाए। लेकिन अगर हम लोग वहां पर चावल की खेती करने लगे तो चावल आपको पता है कि जल गहन कृषि है, जल गहन फसल है, वहां पर वाटर की डिमांड ज्यादा होती है। अगर वैसी फसल का उस क्षेत्र में होने लगे जहां पर नेचुरली पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो वहां पर जल संकट का होना तो तय है। ऐसा कई जगह हुआ है, जहां पर पानी कम है लोग वहां पर गन्ना उगाने लगे ताकि उसको बेच के ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में आके जब हम इकोलॉजिकल एसेट से कंप्रोमाइज करते हैं तो नेचुरल हजार्ड तो आने ही है। जब कभी इकोनॉमी को इकोलॉजी के ऊपर रखा जाएगा, आप सब मान के चलिए कि नेचुरल हजार्ड तो आएंगे ही, संकट आएगी ही, आपदा आएगी, विपदा आएगी, दुविधा आएगी, दिक्कतें आएंगी। निर्वनीकरण बाढ़ का भी कारण था, निर्वनीकरण सूखे का भी कारण है।
जल का कुप्रबंधन बाढ़ का भी कारण था, जल का कुप्रबंधन सूखे का भी कारण है। पेड़ पौधों को काट देंगे, पेड़ पौधों को काट देंगे तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? पानी स्टोर करने का काम करते हैं। जहां जहां पेड़ पौधे, जहां जहां जंगल पाया जाएगा वहां पर जल स्रोत होते हैं, उनका ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा होता है, उनके आसपास कुछ न कुछ नदियां, धाराएं कुछ न कुछ बहती रहती हैं, क्योंकि फॉरेस्ट्स आर सेड टू बी द मैग्नेट ऑफ रेन। जंगल वर्षा के लिए चुंबक का काम करते हैं। कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, वहां जंगल लगा दीजिए, देखिए कैसे बारिश नहीं होती। सवाल ही नहीं है कि बारिश ना हो। वर्षा खूब हो रही है, वहां पर जंगल ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। अपवाद, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। लेकिन जंगलों को, वनों को मैग्नेट कहा जाता है रेनफॉल के लिए। बांधों का निर्माण, एक छोटा सा आपको अब केस स्टडी के रूप में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। महानदी पर एक बांध बनाया गया, हीराकुंड बांध। जब कोई बांध बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए यह नदी फ्लो कर रही है अपने एक नेचुरल फ्लो में, यहां पर हमने इसके ऊपर एक बांध बना दिया, मान लीजिए हमने एक बांध बना दिया। अब बांध के पीछे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर बनाया, जलाशय बनाया जाता है, रिजर्वायर बनाया जाता है। तो इस रिजर्वायर में जो पानी स्टोर होगा वो किस हिस्से का होगा? वह पानी आगे नदी में नहीं, अब हमारे हिसाब से जाएगा ये। जब हम गेट खोलेंगे तो पानी आगे जाएगा, नहीं खोलेंगे नहीं जाएगा। हमने यहाँ पर इसको बिजली बनाने के लिए, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, न जाने कितने कितने उद्देश्य के लिए बनाया है। लेकिन जैसे ही नदी का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब होता है, अब नदी के आसपास जो पानी रिचार्ज हो रहा था, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा था, जो जंगल फल फूल रहे थे, जो पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु फल फूल रहे थे, वो सभी परेशान हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट कर जाएगा और सूखे की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। तो हीराकुंड बांध बना देने से उड़ीसा के बहुत सारे जिले सूखे ग्रस्त हो चुके हैं। इकोनॉमिक फायदा के लिए, सहूलियत वाले चीजों के लिए हम इन सब इकोलॉजिकल चीजों से कॉम्प्रोमाइज करने में हिचकते नहीं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण। तो गांव में बिजली नहीं थी, इस बात को आप समझिए। अगर आप किसी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं तो इस बात से आप समझिएगा, क्षेत्रों में बिजली नहीं थी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आ गई, तो क्या परिवर्तन आया है, क्या चेंजेज आया है? जो घर में रिश्तेदार वगैरह आते हैं, रिश्तेदारों में देखो, रिश्तेदार कई तरह के होते हैं। उसमें सबसे जो मासूम रिश्तेदार मुझे लगता है वो लगता है मामा। बेचारा भोला भाला सा होता है, हर कोई उससे मजे ले रहा है, उसके जीजा जी मजे ले रहे हैं। मतलब अगर आपका मामा है तो आपके पिताजी मजा लेंगे, क्योंकि जीजा हैं, लेंगे मजा। घर वाले ले रहे हैं, गांव वाले ले रहे हैं, पूरे गांव का साला होता है वो, पूरे गांव का मामा होता है। और आपका तो मामा है ही, मामा से मामू शब्द बना है, मामू मतलब बेवकूफ। तो वैसे ही बेचारा नैसर्गिक तरीके से होता है। जो सबसे खतरनाक किस्म का रिश्तेदार तो नहीं होता है, लेकिन आप ही का वो होता है चाचा, सबसे खतरनाक, क्योंकि उसको सारी अथॉरिटी प्राप्त है आपको ठोकने पीटने का। कभी भी कुछ भी कहीं भी बजा सकता है, कान के नीचे, यहां वहां कहीं भी रैप्टा दे सकता है दो चार। होते हैं फूफा, वो पूर्व जीजा होते हैं, है ना। तो वो लोग बेचारे अपनी अथॉरिटी खोजते रहते हैं, उनको कोई देता नहीं है वैल्यू, लेकिन अपनी वैल्यू हमेशा तलाश में, वैल्यू की तलाश में रहते हैं। तो जब उस तरह के रिश्तेदार घर पे आते हैं तो आमतौर पे घर के लोगों की, छोटे बच्चों की ड्यूटी हो जाती है कि इनको नहलाना है, इनको स्नान ध्यान करवाओ, इनको भोजन पानी करवाओ, इनके देख रेख का पूरा जिम्मा संभालो। एक हैंड पंप है, अब उस पर नहाने बैठे फूफा जी, बच्चे की ड्यूटी लगा दी गई चलाने के लिए। अरे ऐसा लगता है कि जैसे 3-4 महीने से नहाए ही नहीं है। 4 बाल्टी पानी से पहले वह जगह साफ करेंगे जहां पर आसन लगा के नहाने वाले हैं, बैठने वाले हैं, 4-5 बाल्टी पानी, और वो चलाते चलाते बेचारा थक रहा है। उसके बाद बैठेंगे, उसके बाद मंत्रोच्चार होगा, जलाभिषेक करेंगे अपना। तकरीबन 10-20 बाल्टी पानी से
नहाएंगे, जितने में भैंस नहा लेती है आमतौर पे उतना पानी उनको, क्योंकि चलाने वाला दूसरा है ना, अगर खुद चला के नहाना होता तो आधे बाल्टी पानी में नहा लेते या नहीं भी नहाते। जानवरों को धोने के लिए, जानवरों को धोने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ कहीं कोई ताल तलैया होती थी, आहर वगैरह होता था, आहर पाइन जिसको कहते हैं, नहर होती थी, उस जगह पर ले जाकर लोग जानवरों को धो लेते थे। बदला, समय बदला, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, गांव में बिजली आ गई, गांव में पक्के के मकान हो गए, गांव वालों ने शहर की दुनिया देख ली है। शहर के छत के ऊपर एक पानी का डब्बा रखा रहता है, वह गांव में भी अब आ गया। गांव के हर घर में मोटर आ गया, क्योंकि बिजली आ गई, मोटर आ गया। नीचे से पानी आ रहा है, शहर में तो कहीं सप्लाई से पानी आता है, यहाँ तो नीचे बोरिंग करा रखा है लोगों ने, जो हैंडपंप चला के पानी निकालते थे अब उतनी गहराई पर बोरिंग करवा रखी है। मोटर चलाया, नीचे से पानी आना शुरू हो गया, पानी की कोई कमी है नहीं। करते हैं लोग कि अब पाइप लगा दिया और उस पाइप को भैंस के पीठ पे रख दिया, मोटर चला दिया और खुद फोन पे लग गए। घंटे तक भैंस नहा रही है और भैंसा फोन पे बात कर रहा है। बेतरतीब तरीके से ये चीजें होने लगी हैं। पानी की बर्बादी सोचिए, जबरदस्ती जहां पानी की जरूरत नहीं है वहां पर भी पानी का उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, अब्यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने से क्या हो गया, किसानों के लिए आमतौर पे बिजली या तो फ्री हो जाती है या बिजली बिल माफ़ कर दिए जाते हैं जब इलेक्शन का टाइम होता है। तो लोगों ने ट्यूबवेल चला के छोड़ दिया। पंजाब वगैरह में यही हुआ कि ट्यूबवेल चला के वो घर चले गए, छोड़ दिया, रात भर चल रहा है ट्यूबवेल, फ्री का पानी, फ्री की बिजली चल रहा है, संसाधन खर्च हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ने बहुत सारी सहूलियतें दी होंगी, लेकिन एक संकट पैदा किया, वह संकट है जल संकट। तो कई सहूलियतों के बावजूद गांव में एक जो समस्या उत्पन्न हुई है वो जल संकट की समस्या उत्पन्न होगी। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं इलेक्ट्रिफिकेशन के खिलाफ हूँ, लेकिन इस पर कुछ चीज़ें, कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, उसकी बातचीत हम लोग बाद में कर लेंगे। अत्यधिक पशुपालन, यह कई लोगों के मन में बिंदु है कि क्या हम पशु पालना छोड़ दें। देखिए, हम पशु पालना छोड़ने के लिए या पकड़ने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम कारण गिना रहे हैं आपको सूखा के। तो पशुओं की संख्या, मवेशियों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, जल का प्रयोग जितना ज़्यादा होगा, दोहन उतना ज़्यादा होगा, उस कारण से जल की कमी तो होती ही है। हम ये नहीं करेंगे पशुपालन छोड़ दीजिए, हम ये बताएंगे कि आपको पानी की उपलब्धता बढ़ानी है, पशुपालन नहीं छोड़ना है। तो इसको बहुत कमज़ोर पॉइंट ही मान के चलिए, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पशुपालन है ही। अगला है सौंदर्यीकरण के लिए जल स्रोतों का नुकसान कर देना, के लिए अपना नुकसान कर देना। जो गलत चीजें होती है ना, पाप जो होता है ना, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो गलत चीजें हमेशा आकर्षित करती हैं। है कि जैसे अब आपके चेहरे में एक नेचुरल चीज होती है, नेचुरल मॉइस्चर होता है, नेचुरल इसमें स्टिकनेस होती है, नेचुरली इलास्टिसिटी होती है। अब इसका मेकअप के द्वारा, तरह तरह के कॉस्मेटिक के द्वारा कुछ समय तक सुंदर लगने के नाम पर हम पूरी स्किन को जलाकर राख कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। नेचर के साथ भी करते हैं। तलैया, गड्ढे, पोखर, ये सारी चीजें होती हैं जो देखने में कई लोगों को भद्दी लगती हैं। यार कहीं गड्ढा दिखाई दे रहा है, समतल नहीं दिखाई दे रहा है, प्लेन नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो उस मजे के लिए क्या करते हैं, तालाब को भर देते हैं, पोखर को भर देते हैं। तो तालाब पोखर के भरते ही क्या हो जाता है कि स्थानीय जो जल स्रोत हैं वो खत्म हो गए। वो सुंदर लगने के लिए थे ही नहीं, सुंदरता का वो सुंदरता के मानक में है ही नहीं। वे तो इसलिए थे कि जब बारिश हो तो बारिश का पानी उसमें आ जाए और धीरे धीरे वह पानी जमीन के नीचे रिसता रहे, ताकि जमीन के अंदर का पानी रिचार्ज होकर और आपको सालों भर पानी के संकट से, पानी के दुख से मुक्त रख सके। को भर दिया, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करवा दी, उस पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, अपने घर बना लिए। तो पानी नीचे कहाँ से जा रहा है, पानी नीचे जाने की कोई जगह मिलती नहीं है, तो जल स्रोतों को सुखा देते हैं। हार्वेस्टिंग की कमी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पता ही है कि अब बस किताबों में ही है। धीरे धीरे जो पढ़े लिखे लोग हैं
वो जागरूक बन रहे हैं और फिर उनकी जागरूकता की वजह से ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट फिर से रीजनरेट हो रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि वर्षा के जल को किसी तरह से, किसी विधि से जमीन के भीतर भेज देना है। में क्या है कि आपके पक्के के मकान है, तो मकान से निकलने वाला जो पानी है, आप घर के अंदर एक ड्रेनेज सिस्टम, एक ऐसा पैटर्न बनाइए कि अंडरग्राउंड तक करीब 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट जितनी भी ज़रूरत है, एक गड्ढा कीजिए, उसमें पाइप डलवाइए ताकि आपकी छत से निकलने वाला सारा का सारा पानी ज़मीन के नीचे चला जाए। लेकिन लोग करोड़ों रुपए का घर बना लेते हैं, हज़ारों रुपए का वह ड्रिल नहीं करवाते, वह पाइप नहीं डलवाते, वह बोरिंग नहीं करवाते। की ही कमी है, सेंसिटिविटी की कमी है, संवेदनशीलता की कमी है। और ऐसे लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग ऐसा करते हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं। तो फक्र भी होता है, दूसरों को गर्व से बताते भी हैं, मैंने तो 5 ही फुट का बनवाया है, इंजीनियर से पास करवा दिया पैसा देकर। जितना पैसा इंजीनियर को देकर पास करवाया, उतने पैसे में आपके यहाँ अच्छा एक रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप हो गया होता। क्योंकि संवेदनशील नहीं है वो पानी को लेकर, साक्षर तो हैं, शिक्षित नहीं है वे लोग, इसलिए उनके यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे धीरे यह परिकल्पना कमजोर होती जा रही है। कारण है वहां पर पक्के का मकान का बनना, फर्श का कंक्रीटाइजेशन होना, खेतों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का खड़ा होना, कच्ची जमीन का अभाव होता चला जाना, जंगलों का काटना, ये सारे कारण मिलकर वाटर रिचार्ज को कमजोर करते हैं, जिससे अंततः जल की कमी दिखाई देती है। तो ये सारे कुछ कारण हैं सूखे के, इन सारी वजहों से सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है।